हेलो नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं हूं राज राणा और आप सब हैं मेरे सुपर स्टूडेंट। कैसे हैं सभी लोग? और आप सभी लोगों को मेरी तरफ से 2024 यानी नई साल की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं यही चाहता हूं आपकी ये नई साल आपकी उम्मीदों पर खरा उतरे। और ये उम्मीदों पर खरा जब उतरेगी जब आप अपने अंदर से जोशीले रहोगे, आपके अंदर जोश रहेगा और भरपूर एनर्जी रहेगी। भरपूर एनर्जी और जोश आपके जीवन में हर एक कठिनाइयों को समाप्त करने की कुव्वत रखता है। ये बात आप लोगों को याद रहनी चाहिए। तो चले, आज नई साल है और नई साल में एक नया प्रण लेते हैं कि 2024 ये आखिरी ऐसा साल होगा जिस समय हमारे पास नौकरी नहीं होगी। यानी 2024 में हमें निश्चित रूप से नौकरी प्राप्त करनी है। समझ में आ गया नहीं? ये अपने आप से वादा करना है और वादा ही नहीं करना, उस वादे को निभाने के लिए पूरे जतन करने हैं, पूरी तरह से मेहनत करनी है और 100% याद रखना, मेहनत करनी है। ज्यादा आपको यह नहीं सोचना है कि नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी, वो नहीं सोचना है। आपको सोचना है कि मैं क्या कर पा रहा हूं, आप कितना कुछ कर पा रहे हैं, यही ठीक है। आप कितना करना चाहते हैं, यही 2024 जो नई साल है उसको, उसका जो मुस्तकबिल है ना, वो उसको तय करेगा। ये आपको ध्यान रखना। पूजा कुमारी, सेम टू यू। और प्रभात तिवारी, गुड इवनिंग और सेम टू यू। और आपको भी हैप्पी न्यू ईयर। शिवानी, खुश रहो जीती रहो। अंतमा प्रजापति, खुश रहो जीती रहो, नई साल मुबारक हो सभी को। बबीता, सेम टू यू। गोविंद मंडल, सेम टू यू। सभी को मेरी तरफ से सेम टू यू है ना, जो जो मुझसे हैप्पी न्यू ईयर कह रहे हैं, है ना। और आज हमने बताया कि आज बिल्कुल भी सामान्य नहीं रहना है, आप अपने आप को जोश और जुनून से भरना है। और जिन्होंने BS टेट अभी तक क्वालिफाई नहीं किया है वो BS टेट की तैयारी करें। और साथ ही साथ, क्योंकि अगस्त में भयंकर जॉब आने वाली है, 50,000 जॉब आने वाली है बिहार शिक्षक भर्ती की, वो भी अभी से अपने आप को तैयार कर लें। यूपी के लिए, यूपी में भी छप्पड़ फाड़ वैकेंसी आने वाली है, तो तैयार हो जाएं, क्योंकि यहां पर मैं वो पढ़ाऊंगा जो आपके हर एक टीचिंग एग्जाम में आता है। तो टीचिंग एग्जाम में जो कुछ आता है वो सब कुछ मैं आपको पढ़ाऊंगा। जीएस जितनी भी है सब मैं कराऊंगा, करंट अफेयर्स मैं कराऊंगा, आपको जितने भी एसएसटी के जितने भी टॉपिक है सारे टॉपिक में आपको क्लियर अप करा दूंगा। तो आप बस जतन करिए, बढ़िया तरह से मेहनत करो और चलें आगे बढ़ते हैं। कुमारी करण सिंह, गुड आफ्टरनून। पूजा कुमारी, खुश रहो जीती रहो। अगर मेरे साथ जुड़े रहना चाहते हो तो एसएसटी विद राज राणा टेलीग्राम पर मुझे ज्वाइन कर लें और यहां से स्कैन कर सकते हैं, है ना। स्कैन करके काम चल जाएगा तुम्हारा, है ना। यहां पर जीएस एसएसटी दोनों का महा कॉम्बो पैक चल रहा है। वैसे कॉम्बो पैक का बहुत रिवाज है इस समय पर। और बीएस टेट 2024 और बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 की ये जबरदस्त क्लास रहने वाली है और इस क्लास को जबरदस्त बनाएंगे आप सब लोग, है ना। जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक जैसे हैं मगर हौसले सबके अलग अलग हैं। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। ये बात आपको याद रखना है। अब आपको हताश होना है या संघर्ष करना है, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। आप ही हैं अपने न्यायाधीश, आप ही हैं अपने, ये कहते हैं हम अपने अपने खुदा हैं, तो वो कोई गलत बात नहीं है। यही मैं आपको बता रहा था, है ना। आइए, सबसे पहला प्रश्न आप लोगों के लिए यह है। अभी तो प्रश्नों को याद करने की कला भी मैं विकसित कर रहा हूं, वो भी अब आप लोगों के लिए आएगा। ये बताओ किसके शिलालेख ने काव्य शैली का सबसे पहला प्रमाण दिया है, यानी काव्य शैली में कौन सा शिलालेख लिखा था। देखो, हमारे इतिहास में क्या है, इतिहास के स्रोत होते हैं, यानी इतिहास को हम कहां से जानें। तो इतिहास को जानने के लिए हमारे पास शिलालेख बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शिलालेख के अलावा हमारे यहाँ पर इसके अलावा जो बाकी के ताम्र अभिलेख हैं, इसके अलावा बर्तन वगैरह मिल जाते हैं, पुरातत्व खुदाइयां हैं, किताबें हैं। ये बहुत सारे ऐसे स्रोत हैं जो हमें इतिहास के बारे में बहुत सारी जानकारी देते हैं। ठीक है, तो बताओ, यहां पर अशोक है, रुद्रदामन है, राजेंद्र प्रथम है, या इनमें से कोई नहीं। क्या होगा राइट आंसर? जल्दी जल्दी आंसर बताओ। मीना कुमारी, प्रभात कुमारी, कुमारी करण सिंह, गोविंद मंडल, जल्दी बताइए आंसर। कितने लोग आंसर बता सकते हैं यहां पर? तो रुद्रदामन, ठीक है। रुद्रदामन का नाम आपने सुना होगा, रुद्रदमन, है ना। और यहां पर आपको एक वो दिखा रहा हूं मैं, जो सिक्का होता है, सिक्का पे रुद्रदमन के ही क्या एक फोटो बना हुआ है। ठीक है, आप देखिए यहां पर। चलिए, अब ये जो क्या रुद्रदामन का जो शिलालेख है ना, वो जूनागढ़ शिलालेख के नाम से जाना जाता है। ठीक है, पहला महत्वपूर्ण याद रखने एक और क्वेश्चन आ सकता है यहां से कि जूनागढ़ शिलालेख कौन सी भाषा में लिखा गया है।
कभी ये प्रश्न आ जाए तो आप तैयार है ना कि जूनागढ़ जो शिलालेख है वो किस भाषा में लिखा गया है, तो संस्कृत भाषा में लिखा गया है। किस भाषा में लिखा गया है? संस्कृत भाषा में लिखा गया है। किस भाषा में लिखा गया है? याद कर लो, संस्कृत भाषा में लिखा गया है। ठीक है नहीं, रुद्रदामन, ठीक है, जो जूनागढ़ अभिलेख है वो संस्कृत भाषा में लिखा गया है। ठीक है नहीं, इसे रुद्रदमन का जूनागढ़ शिलालेख या रुद्रदामन का गिरनार शिलालेख भी कहते हैं। चाहे गिरनार शिलालेख आ जाए या जूनागढ़ आ जाए, ठीक है, दोनों ही सिमिलर हैं, दोनों एक दूसरे से अलग नहीं है, याद रखना है ना। यह पश्चिम क्षत्रप राजा रुद्रदमन द्वारा अंकित करवाया गया था। यह 150 ईसा पूर्व का, बताओ जब ईसा मसीह पैदा भी नहीं हुए थे, आज से क्या है 2023 चल रहा है ईस्वी, इससे 150 और जोड़ दो तो यहाँ पे हो गए 3, यहाँ पे हो गए 7, यहाँ पे हो गए 1 और यहाँ पे, यानी 2173 साल पुरानी बात है, ये आजकल की बात नहीं है ना। भारत के गुजरात के जूनागढ़ के पास गिरनार में स्थित है। शिलालेख अपने काव्य छंद के लिए भी प्रसिद्ध है। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इंपोर्टेंट, काय के लिए मशहूर है? काव्य छंद के लिए मशहूर है ना। याद रखना किसके लिए मशहूर है? काव्य छंद के लिए मशहूर है। इन चट्टानों में अशोक, रुद्रदामन प्रथम और स्कंदगुप्त के शिलालेख भी शामिल हैं, ये भी आपको याद रखना है ना। चलिए अगली देखते हैं, यहां पर क्या है कि शासनकाल क्या है रुद्रदमन का, तो यहां पे लिखा हुआ है चट्टन के बाद उसका पौत्र कार्दमन वंशी रुद्रदामन गद्दी पर बैठा। यह इस वंश का सर्वाधिक योग्य शासक था। ठीक है, याद रखना, इस वाली बात को बता रहा हूं, रुद्रदामन वाले की। इसका शासन 130 से 150 रहा है। ठीक है नहीं, और रुद्रदामन के विषय में विस्तृत जानकारी जूनागढ़ के शक संवत, ठीक है, 150 ईस्वी के अभिलेख से मिलती है। रुद्रदामन के जूनागढ़ शिलालेख से उसके साम्राज्य के पूर्वी एवं पश्चिमी मालवा, द्वारका के आसपास के क्षेत्र, सौराष्ट्र कक्ष, सिंधु नदी का मुहाना, उत्तरी कोंकण आदि का विस्तृत होने का उल्लेख मिलता है। इस अभिलेख में रुद्रदामन द्वारा सातवाहन नरेश दक्षिणापथ स्वामी सातकर्णी को 2 बार पराजित करने का विवरण मिलता है। तो यहां पे कभी प्रश्न आ जाए तो यहां पर आ सकता है कि सातवाहन नरेश जो ठीक है दक्षिण पथ स्वामी था, उसको भी 2 बार हराया था रुद्रदमन ने। ठीक है, जूनागढ़ अभिलेख ही, ठीक है, पृष्ठ राज प्रतिष्ठापक कहा जाता है, यह भी आप याद रखना। इसने चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री द्वारा बनवाई गई सुदर्शन झील के पुनर्निर्माण में भारी धन कम करवाया था। याद रखना कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील बनवाई थी, उसका इसमें पुनर्निर्माण करवाने का काम भी रुद्रदमन ने किया था, यह भी आपको याद रखना है। रुद्रदामन कुशल राजनीतिज्ञ के अतिरिक्त प्रजापालक था, संगीत एवं तर्कशास्त्र के क्षेत्र का विद्वान था। इसके समय में संस्कृत साहित्य का विकास हुआ था, यह भी आपको याद रखना, संस्कृत साहित्य का विकास हुआ था। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न आपके लिए और बेहतरीन है। यहां पर एक मंदिर है जिसका नाम है अंकोर वाट। ठीक है नहीं, अब ये बताओ अंकोर वाट जो मंदिर है वो किस देश से संबंध रखता है? बताओ, कंबोडिया से, वियतनाम से, यावद्वीप से या तिब्बत से? बताइए क्या होगा राइट आंसर। गंगा कुमारी जी गुड इवनिंग, कैसी हैं आप बताइए। सुष्मिता दुबे गुड इवनिंग, प्रभात तिवारी जी, कुमारी किरण सिंह, शिवानी सिन्हा। तो यहां पर जो एक आंसर निकल के आया है वो है कंबोडिया। अब आपको लगता होगा सर दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है तो भारत में ही होगा, नहीं, ऐसा नहीं है, ये कंबोडिया में है। कंबोडिया क्या है? साउथ ईस्ट एशिया में है, अगर आप देखेंगे तो दक्षिण पूर्व एशिया में पड़ता है कंबोडिया। ठीक है, और ये विष्णु मंदिर है। अंकोर वाट कैसा मंदिर है? विष्णु मंदिर है। कैसा मंदिर है? विष्णु मंदिर है, ये बात आपको ध्यान रखना है ना। अंकोर वाट मंदिर विष्णु मंदिर है, लेकिन इस समय पर इसका रूप परिवर्तन करवा के इसको बौद्ध धर्म का, ठीक है, बौद्ध मंदिर बना दिया गया है, ध्यान रखना। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे भगवान विष्णु की एक विशाल मूर्ति आपको दिखाई देगी। ठीक है नहीं, तो यहां कंबोडिया मंदिर, इसका प्रांगण दुनिया का सबसे बड़ा प्रांगण है। अगर देखा जाए तो इससे बड़ा मंदिर अभी तक पूरे विश्व में कहीं पर नहीं है जो कंबोडिया में है ना। चलिए आगे चलें। ठीक है नहीं, ये रहा लोकेशन ऑफ कंबोडिया। अगर कंबोडिया का आप देखना चाहते हैं, कंबोडिया कहां पर है, ठीक है नहीं, अगर आप कंबोडिया देखना चाहते हैं देखो कंबोडिया यहां पर है, ये रही। ठीक है, कंबोडिया देखो, एक तो लाओस है और एक वियतनाम है। तो लाओस, वियतनाम और थाईलैंड, इन 3 की सीमा से ये लगा हुआ है। देखो यहां पर थाईलैंड का नाम आपने सुना होगा अच्छे से, ठीक है नहीं, आप सब लोगों ने सुना होगा, कुछ लोग घूम के भी आए होंगे शायद, है ना। और यहां पर क्या लाओस है, ये लाओस है, वैसे याद रखना दक्षिण पूर्व एशिया में ये भू आबद्ध देश है, इसकी सीमा कहीं भी जल से नहीं लगती। इधर आपको वियतनाम मिलेगा, ये वियतनाम है, तो आप ध्यान से रख सकते हैं, ये वही वियतनाम है जिसने सारे देशों को हराया है। ये वियतनाम है जिसने रसिया को भी हराया है, ठीक है, जिसने यूएसए को भी हराया है, ठीक है।
तो ये बहुत ज्यादा स्वाभिमानी लोगों का देश है, ये बात आपको ध्यान रखना चाहिए। यहीं के बीच में कंबोडिया है, ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए अच्छे से, है ना। इसी कंबोडिया की बात कर रहा हूं मैं। ओके, चलिए। और ये किसने बनवाया था? सूर्यवर्मन सेकंड ने बनवाया था, ये भी आपको याद रखना, ठीक है। ये अंकोर वाट मंदिर किसने बनवाया था? सूर्यवर्मन प्रथम ने बनवाया था। एक और प्रश्न मैं आपको बता रहा हूं, ये भी आपको ध्यान रखना है। गुड इवनिंग सर, क्लास रेगुलर टाइम पर होगी क्या सर? हाँ, तो लगातार श्वेता लगातार टाइम होती है, 3 बजे ही होती है और 3 बजे लगातार होती रहेगी। और इसको पूरा करवाया था जयवर्मन ने, ठीक है। देखो, स्टार्ट किसने किया था? सूर्यवर्मन ने। खत्म किसने कराया था? जयवर्मन ने। दोनों का याद रखना, ठीक है नहीं। और एक खेमर एम्पायर था, ये भी आपको अच्छे से याद रखना। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने आमतौर पर अपना घर किसका बनवाया था? बताओ। अब तुम्हें थोड़ा सा और पीछे ले चलता हूं, ये 2000, ठीक है, 23 की बात है। और मैं आपको लगभग 2300 साल पहले और लेके जाऊंगा, यानी लगभग 2300 बीसी की बात है। तो इतना हो गया 3 और ये 2, ये 3 और 4, यानी आज से लगभग 4500 साल अगर मैं आपको पहले लेके जाऊं आज से, तो उस समय पर सिंधु घाटी सभ्यता थी। ये और ज्यादा पुरानी थी, 5000 7000 साल पुराने भी इसके हमें अवशेष मिल रहे हैं। तो हम 5000 साल पहले जाएं तो बताओ, उस समय के लोग आमतौर पर अपना घर कैसे बनवाते थे? पत्थरों से, लकड़ी से, पक्की ईंटों से, या ये सभी? क्या होगा राइट आंसर? बताओ बताओ। तो इसका राइट आंसर क्या है? पक्की ईंटों के बने होते थे घर, ठीक है। पक्की ईंट के बने होते। तो सोचिए, अब यहीं पर आप देख लीजिए, वस्त्र के लिए कपास की सबसे पहली खेती किस राज्य में हुई थी? बताओ। कपास की खेती वस्त्र के लिए, यानी वस्त्र बनाने के लिए, पहले दुनिया नग्न अवस्था में रहती थी, ठीक है, समझ में आ गई नहीं? पत्ते पत्ते लगा के घूमती थी। अब सोचिए, इन्होंने यानी सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने लोगों को पता है अपना तन छुपाने के लिए वस्त्रों का निर्माण किया, और वस्त्रों के निर्माण के लिए उन्होंने कपास की खेती प्रारंभ की। कपास से क्या मिलती है? रुई मिलती है, और रुई से धागा बनता है, और धागे से बनते हैं कपड़े, ठीक है नहीं। तो बताओ, भारत, मिस्र, अमेरिका या मेसोपोटामिया? क्या होगा राइट आंसर? बताओ। सबके लिए रवि सबके लिए, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी सबके लिए क्लास है, तो आप बिल्कुल भी चिंतित मत हो जाए हैं। बताओ, तो इसका राइट आंसर क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने बनवाया था, भारत में बनाया था, यानी भारत ने लोगों को तन ढकना सिखाया है। सोचो, भारत नहीं होता तो सब लोग नग्न घूम रहे होते इस समय पर, बिना कपड़ों के घूम रहे होते। तो सोचो, भारत को कितना ज्यादा क्रेडिट मिलना चाहिए दुनिया से। समझ में आएगा नहीं? तो भारत बहुत ज्यादा क्रेडिटेबल है, ऐसा मत सोचा करो भारत के बारे में। तो कोई विदेशी कहे कि भैया हम पे ये है, तुम बता दे भैया हमारी वजह से तो कपड़े पहन के घूम रहा है, वरना तो इस लायक भी नहीं था। किस राज्य को बौद्ध धर्म का पालना कहा जाता है? अगला प्रश्न ये है, किस धर्म को बौद्ध धर्म का पालना कहा जाता है? किस राज्य को? सिक्किम को, बिहार को, यूपी को, या एमपी को? क्या होगा राइट आंसर? बताओ। ठीक है, प्रभा तिवारी और स्मृति कुमारी, कुमारी किरण, शशि सचान, प्रभा तिवारी जी, शिवानी सिन्हा, कुमारी किरण सिंह, सभी लोगों के आंसर आ चुके हैं, लेकिन आंसर में आपका सही आंसर होना चाहिए यूपी, ठीक है। यूपी को क्या होता है? धर्म का पालना कहा जाता है। यूपी में ही बौद्ध धर्म पला और पालन और पोषण वो यूपी ने ही किया बौद्ध धर्म का, ये बात आपको याद रखना चाहिए, है ना। वह प्रांत जहां 1937 के आम चुनाव के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त हुआ था, वो कौन सा है? बताओ। 1937 में क्या हुआ था? इलेक्शन हुआ था, उस समय पर भारत गुलाम था, कांग्रेस खड़ी हो गई थी, और उसमें उन्हें बहुत सारी जगह स्पष्ट बहुमत मिला था, लेकिन कुछ जगह बहुमत नहीं मिला था। बताइए, मध्य प्रदेश में नहीं मिला था, उड़ीसा में, बॉम्बे में, या बिहार में? तो निश्चित रूप से इसका आंसर बॉम्बे होना चाहिए, यहां पर इसे बहुत कम वो मिला था, है ना। तो ये आपको क्या याद रखना है? ध्यान रखना है, बॉम्बे इज राइट आंसर। और इसको थोड़ा सा बता दूं, 1935 के भारत सरकार अधिनियम के आधार पर फरवरी 1937 में प्रांतीय विधानमंडलों के चुनाव हुए, जिनमें कांग्रेस को 5 प्रांत, अब देखो यहां पे 5 प्रांतों के नाम याद रखने हैं। अब 5 प्रांत में देखो कौन कौन से? 5 प्रांत में एक तो है तुम्हारा मद्रास, एक है तुम्हारा बिहार, एक है तुम्हारा मध्य प्रदेश, एक है तुम्हारा बरार, एक है तुम्हारा संयुक्त प्रांत, और उड़ीसा। मध्य प्रांत में बरार वो एक ही है, ठीक है नहीं। तो यहां पर क्या है? MBM, ठीक है। संयुक्त को यूनाइटेड प्रोविंस कहा जाता था, यू और यू, ठीक है नहीं। यानी मध्य प्रदेश, बिहार, ठीक है, नहीं, मध्य प्रदेश, बिहार और मद्रास के अलावा ठीक है, यूनाइटेड जो उसको कहते हैं, ठीक है, प्रोविंस कहते हैं, और उड़ीसा।
ठीक है नहीं, ये 5 थे जिसमें पूर्ण बहुमत मिला था, सरकार भी बनी थी। लेकिन आप याद रखना बंबई में पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। तो अब क्वेश्चन आ सकता है कि कहां कहां स्पष्ट बहुमत मिला था, ऐसे करके प्रश्न बना सकता है। और यहां पे देखा मद्रास बिहार मध्य प्रदेश, और मद्रास और बिहार, और नीचे देखा उपरोक्त में से सभी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप याद रखना यहां पे दोनों है, मद्रास और बिहार है, मध्य प्रांत और बरार है, संयुक्त प्रांत और उड़ीसा है। पांचों के पांचों को आप याद कर लो, दिमाग में बिठा लो, बाहर मत निकलने दो। बाहर निकल गया तो तुम भी सिलेक्शन की दौड़ से बाहर निकल जाओगे। हरिकृष्ण शर्मा जी बढ़िया हो तुम। साजिया मिश्र, साजिया मंजर जी बढ़िया हो। नई साल के लिए क्या क्या प्रण किया आप सबने, ये बता दो, एक एक अपने प्रण जरूर बताओ। निम्न में से किस समिति में राज्यसभा का कोई सद्भाव, कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता? अगला प्रश्न आप लोगों के लिए है, ठीक है नहीं। शशि सचान, क्या प्रण लिया आपने, ये बताओ नए साल में, कि नए साल में हम क्या करेंगे? हम अपना वेट कम करेंगे, हम अपने बालों पे थोड़ा ध्यान देंगे, है ना। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, हमें भैया बालों पे ध्यान देना, हमारे बाल बहुत गिर रहे हैं, ठीक है। मैं तो मस्त रहता हूं, तो पता ही है साजिया, मेरे बारे में तो ज्यादा पूछने की जरूरत ही नहीं है। अगर नाम मस्त हूं तो मैं मस्त हो जाता हूं। कहीं ना कहीं तो खुशियां होती हैं, ठीक है। खुशियों को ढूंढ लो, ना मिले तो खोज लो। सही बात है बिल्कुल, ठीक है। 2024 में जॉब लेनी है, चलिए बहुत बहुत अच्छी बात है। तो यहां पर क्या है, प्राक्कलन समिति, यहां पर सी राइट आंसर है, प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति जो है वो ये करती है कि बताती है कि इस प्रोजेक्ट में कितना पैसा लग सकता है। चलिए, प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं, और ये 30 के 30 सदस्य राज्यसभा के सदस्य होते हैं। नहीं, ये सभी सभी लोकसभा के सदस्य होते हैं, 30 के 30, ठीक है नहीं। ये अपने आप में क्या है कि स्थायी समिति है। ये संसद के कार्यों को आसान बनाने का कार्य करती है। जो स्थायी समिति होती है हर वर्ष उसकी स्थापना या गठन होता है, ये बात आपको ध्यान रखना। प्राक्कलन समिति के जो अध्यक्ष होते हैं वो सत्ता पक्ष से होते हैं, यानी अगर मान लो यहाँ पे बीजेपी की सरकार, तो अध्यक्ष भी सत्ता पक्ष के ही होंगे, ये बात आपको याद रखना। 30 है, इसमें लोकसभा का कोई सदस्य नहीं होता, बस इतना याद रखना। भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में विवादों का निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? अगर राष्ट्रपति का इलेक्शन हुआ है, उपराष्ट्रपति का इलेक्शन हुआ है, और चुनाव में हो गया भैया कोई विवाद, तो विवाद में डिसीजन कौन लेगा? हाई कोर्ट, संसद या निर्वाचन आयोग, उच्चतम न्यायालय? क्या होगा राइट आंसर बताओ। विवाद का फैसला कौन करेगा, बात यह है, ठीक है नहीं। विवाद का फैसला कौन करेगा, आपको जवाब तो इस बात का देना है। तो कौन करेगा? उच्चतम न्यायालय करेगा, हाई कोर्ट करेगा, याद रखना। और हाई कोर्ट आता है हमारे आर्टिकल 124 में, ठीक है। हाई कोर्ट के गठन के लिए एक सीजेआई होता है, और इसके अलावा 33 अदर जज होते हैं, उनसे मिलकर हाई कोर्ट बनता है। और हाई कोर्ट हमारा नई दिल्ली में है, ये बात आपको ध्यान रखना है ना। ध्यान रखना है कि नहीं, ध्यान रखोगे कि नहीं? कि हाँ, याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है, भारत में पहला नगर निगम कहां पर स्थापित किया गया था? भारत में पहला नगर निगम कहां पर स्थापित किया गया था? अगला प्रश्न आप लोगों के लिए ये है, ठीक है। मद्रास में, कलकत्ता में, बंबई में या दिल्ली में? क्या होगा राइट आंसर बताओ। भारत में पहला नगर निगम कहां पर स्थापित किया गया था? मद्रास में, कलकत्ता में, बंबई में या दिल्ली में? ओके, जल्दी आंसर बताओ इसका। तो राइट आंसर क्या है इसका? मद्रास। इसको याद रखो, मद्रास, ठीक है नहीं, मद्रास। आइए आगे चलते हैं, ठीक है। यह भारत की सबसे पुरानी नगर निगम संस्था है। चेन्नई शहर का प्रशासन चेन्नई नगर निगम के पास है। 1688 में स्थापित हुआ यह नगर निगम भारत में ही नहीं, ब्रिटेन के बाहर किसी भी राष्ट्रमंडल देश में सबसे पहला नगर निगम है, ये बात आपको याद रखना। मद्रास जो पहले चेन्नई के नाम से, यानी पहले मद्रास के नाम से, आज चेन्नई के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चेन्नई का पुराना नाम क्या है? मद्रास है, जो याद रखना। जनहित याचिका को किसके साथ जोड़ा जा सकता है? जनहित याचिका, जिसे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कहा जाता है, PIL। और भारत में जिसको आगे बढ़ाने का काम दो व्यक्तियों का है, दो न्यायाधीशों का है। एक है कृष्ण अय्यर, ठीक है, और दूसरे क्या है? PN भगवती, ठीक है नहीं, PN भगवती। इन्होंने क्या किया? न्यायपालिका जो है, हमारी न्यायपालिका
की जो शक्ति है, न्यायपालिका की शक्ति को आगे बढ़ा दिया, यानी ज्यादा ज्यादा कर दिया पीआईएल। पीआईएल क्या होता है कि अगर कोई जनहित का मुद्दा है तो जनहित के मुद्दे को कोई भी सुप्रीम कोर्ट में उठा सकता है और सुप्रीम कोर्ट उसका जवाब देगा। ये बात आपको ध्यान रखना है। कभी कभी अखबार में छपे हुए लेखों को भी उन्होंने एज ए पिटीशन की तरह ले लिया है और उस पर स्व मोटो से, स्व मोटो होता है अपने आप, कोई न लेके जाए अपने आप ही ले लेता है। कभी कोई इनके पास चिट्ठी भेज दे उसको भी ये स्व मोटो के द्वारा एक पिटीशन बना देता है और उस पर फैसला भी दे देता है। यानी ऐसी याचिका जिसमें पूरा के पूरा जनहित हो, ऐसी याचिका जनहित के बारे जनहित कहलाती है। एक और बात याद रखना, इसमें एक फॉर्मूला इसका नाम है लोकस स्टैंडाई। ये जरूर याद रखना, लोकस स्टैंडाई। लोकस स्टैंडाई का मतलब होता है कि जो पीड़ित है वही कोर्ट में जाएगा। लोकस स्टैंडाई का मतलब क्या होता है? जो पीड़ित है वही क्या जाएगा? कोर्ट में जाएगा। ठीक है। अब क्या हुआ कि ये जो सिद्धांत है इनको इन्होंने क्या किया, पीएन भगवती और उन्होंने कृष्ण अय्यर ने इसको सरल कर दिया। उन्होंने कहा कि देखिए, अगर कोई व्यक्ति जनहित से प्रेरित है और जनहित के मुकदमे को अगर सुप्रीम कोर्ट में लाना चाहता है तो ये ले आए, चाहे वो भले ही सीधी रूप से उससे प्रभावित है या नहीं है। मैं किसी गांव में गया, वहां पर बहुत ज्यादा गंदगी थी, पर्यावरण प्रदूषित था। ठीक है, तो मैं गया, फिर मैं सुप्रीम कोर्ट के पास चला गया, देखो इस गाँव की ये हालत खराब है। ठीक है, इसमें मूलभूत आवश्यकता नहीं मिल रही है। और तो उसमें पता है, जैसे वहां पे प्राइवेट कोई फैक्ट्री है, वहां से जहरीला पानी निकल रहा है जिससे कि बच्चे बीमार हो रहे हैं। तो भले मेरा बच्चा बीमार नहीं हो रहा, मैं बीमार नहीं हो रहा, लेकिन वहां के लोग, बहुत बड़ी जनता उससे प्रभावित हो रही है, तो मैं उस केस को लेकर सीधे सुप्रीम कोर्ट में चला जाऊंगा। ठीक है, तो लोकस स्टैंडाई का जो नियम था उसको शिथिल करने का काम ये काम किया था किसने? कृष्ण अय्यर और पीएन भगवती ने, है ना। तो यहां पर क्या है, किसके साथ जोड़ा जाता है? न्याय की सक्रियता के साथ जोड़ा जाता है। जब न्यायपालिका क्या करे, जब न्यायपालिका कार्यपालिका के कार्यों में इंटरफियरेंस करने लग जाए तो उसको न्याय की सक्रियता कहते हैं, जुडिशियल एक्टिविज्म कहते हैं। ये बात मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, न्याय की शुचिता तो यह कि न्यायपालिका में किसी प्रकार कोई भ्रष्टाचार ना हो। ठीक है, न्याय समीक्षा क्या होता है? जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू होता है जब सुप्रीम कोर्ट अपने ही डिसीजन को दोबारा से सुनता है। ठीक है, नहीं, उसको जुडिशियल रिव्यू बोलते हैं। ठीक है, जुडिशियल इंटरवेंशन, न्यायिक हस्तक्षेप, न्यायालय पर कभी कभी हस्तक्षेप भी कर देता है। ठीक है, कोई भी चीज बन नहीं उसको रुकवा भी सकता है, तो ये आपको याद रखना। ठीक है, नहीं, चलिए। जनहित याचिका मानव अधिकारों और समानता को आगे बढ़ाने या व्यापक सार्वजनिक चिंता के मुद्दों को उठाने के लिए कानून का उपयोग करता है। जनहित याचिका की अवधारणा अमेरिकी न्यायशास्त्र से ली गई है। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों के लिए है कि जनहित याचिका कहां से ली गई है भारत में? तो वो अमेरिका से ली गई है। जनहित याचिका कहां से ली गई है? अमेरिका से। भारतीय कानून में पीआईएल का मतलब जनहित की सुरक्षा के लिए याचिका या मुकदमा दर्ज करना है। यह पीड़ित पक्ष द्वारा नहीं बल्कि स्वयं न्यायालय या किसी अन्य निजी पक्ष द्वारा विधिक अदालत में पेश किया गया मुकदमा है। यह न्यायिक सक्रियता के माध्यम से, ठीक है, अदालतों द्वारा जनता को दी गई शक्ति है। इसे केवल सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में ही दायर किया जा सकता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। महावीर जैन ने अपनी अंतिम सांस कहां ली? अगला प्रश्न ये है कि रांची में, ठीक है, समस्तीपुर में, पावापुरी में या राजगीरी में। ठीक है, महावीर जैन की बात हो रही है, जिनका पहला नाम क्या था? वर्धमान था। उन्होंने भी 30 वर्ष की उम्र में अपनी पत्नी को छोड़ दिया था और पत्नी को छोड़ने के बाद ही इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इन्हें ऋजुपालिका नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। साल के पेड़ के नीचे बैठे थे और उन्हें ज्ञान प्राप्ति हो गई और ज्ञान प्राप्ति के बाद ये जिन कहलाए या कैवल्य, यानी इनको कैवल्य प्राप्त हो गया तो केवलन कहलाए। ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी चाहिए। इनकी जो मृत्यु थी वो मल्लगढ़ राज्य में हुई थी। मल्लगढ़ राज्य में क्या था? पावापुरी था। ठीक है, नहीं, तो यहां पर इनकी मृत्यु हुई थी, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। और उनके ये 24वें तीर्थंकर माने जाते हैं। तीर्थंकर वो हैं जो यहाँ पर कुछ संदेश लेकर आए हैं। ठीक है, तीर्थंकर 24वें तीर्थंकर। और इन्होंने यहाँ पर पता वैसे 4 आर्य सत्य के सत्य, अहिंसा, आस्तेय और अपरिग्रह। ये तो मैं वैसे बोल रहा हूं। सत्य, अहिंसा, आस्तेय और अपरिग्रह के साथ इन्होंने 5वां ब्रह्मचर्य और जोड़ दिया। ब्रह्मचर्य भी आवश्यक है। ठीक है, नहीं, तो अब बताओ, ब्रह्मचर्य का पालन हर किसी के लिए करना तो संभव है नहीं। जो शादीशुदा लोग हैं, ठीक है, और जो गृहस्थ लोग हैं, वो अपनी पत्नी को, ऐसा तो नहीं कि सारे लोग छोड़ दें, या पत्नियां क्या अपने पति को सभी छोड़ दें। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना, ऐसा संभव नहीं है ना। तो फिर क्या होगा यहाँ पर?
यहां पर आपको याद क्या रखना है, वही मैं आपको यहां पर याद दिलाना चाहता हूं, जो आपको याद भी करना है। बात यह है कि यहां पर इन्होंने कहा कि जो जो महात्मा लोग होंगे, ठीक है, उन्हीं के लिए ये ब्रह्मचर्य वाले नियम है, और जो गृहस्थ वाले हैं वो अपनी गृहस्थी आगे बढ़ा सकते हैं। ब्रह्मचर्य का पालन करना उनके लिए आवश्यक नहीं है, और ऐसी बात आपको याद रखनी है। ठीक है। वर्धमान महावीर, राजकुमार वर्धमान का जन्म वैशाली के कुंडल ग्राम में हुआ था। पहली बात याद रखना, कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व। राजा सिद्धार्थ और रानी त्रिशला के घर हुआ, जिन्होंने जनतंत्र वंश पर शासन, ज्ञात्रिक, ये ज्ञात्रिक कुल के लोग थे, याद रखना, है ना। 30 साल की उम्र में अपने माता पिता की मृत्यु के बाद उन्होंने अपने परिवार को त्याग दिया और सत्य की खोज में आगे बढ़े। उन्हें पटना के पास, देखो पटना में कितना ज्ञान है, सब लोगों को पटना के आसपास ही ज्ञान मिलता है। पटना के पास रिजुपालिका नदी के तट पर जंबिका ग्राम में एक साल के पेड़ के नीचे कैवल्य की प्राप्ति हुई। जैन 24वें तीर्थंकर थे। उन्होंने बिहार में आधुनिक राजगिरी के पास पावापुरी नामक स्थान पर 468 ईसा पूर्व में 72 वर्ष की आयु में मोक्ष प्राप्त किया। उन्होंने उत्तर प्रदेश के पावा में चतुर्विद्या संघ की स्थापना करी। ये बात और आपको याद रखना है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? अगला प्रश्न आप लोगों के लिए ये है। सुस्मिता मिश्रा जी, गुड आफ्टरनून, कैसी हैं आप, बताइए। कुमारी करण सिंह, 540 वीसी। शिवानी सिन्हा, सर अल्फांसो आम कोस्टल एरिया में होता है या मद्रास में? पूरे केरल वगैरह में होता है, केरल में, तमिलनाडु में। गुलशन, गुड आफ्टरनून। समीराज, राम राम जी, कैसे हो आप, है ना। चलो आगे चलें। चलिए, मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, राज्यपाल के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, या राष्ट्रपति के द्वारा? तो आप याद रखो कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होती है। ठीक है नहीं, राज्यपाल क्या करता है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, लेकिन राज्यपाल मुख्यमंत्री को हटा नहीं सकता, ये बात आपको याद रखना है। इसको हटाने का अधिकार किसको है? विधानसभा को है, ये भी मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है नहीं। और राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? कभी प्रश्न आ जाए तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है नहीं, चलिए आगे चलते हैं। ग्रीष्म काल में बिहार का कौन सा शहर सर्वाधिक गर्म होता है? भागलपुर, पटना, मुजफ्फरपुर और गया। 4 ऑप्शन है आप लोगों के सामने, बताइए। ग्रीष्म काल में बिहार का कौन सा शहर सर्वाधिक गर्म रहता है? भागलपुर, पटना, मुजफ्फरपुर और गया। क्या होगा राइट आंसर? जल्दी जल्दी बताओ। तो इसका जो राइट आंसर क्या? गया। गया, गया को क्यों गया? ठीक है, बोध गया, गया है ना, है कोई गया क्या? नहीं। ग्रीष्म काल में बिहार का कौन सा शहर सर्वाधिक गर्म रहता है? तो गया गर्म रहता है, सीधी बात ये है, सीधी बात, नो बकवास। ठीक है, फल्गु नदी के किनारे पर है, फल्गु नदी के किनारे पर। गया में एक बार जो चले जाए उसे महामोक्ष मिल जाता है, पितृ दोष भी समाप्त हो जाता है, और फिर आपको हर साल, ठीक है, ये नहीं करना होता है। ओके, फिर उस समय पर पितर नहीं आते हैं, ये भी आपको पता रखना है। चलिए आगे चलें। बिहार में कहां से काले व लाल मृदभांड प्राप्त हुए? मृदभांड मतलब होता है कि मिट्टी के बर्तन। बताओ, बिहार में कहां से काले व लाल मृदभांड प्राप्त हुए हैं? अगला प्रश्न आप लोगों के लिए ये है, बताइए। चिनांद व अंतीचक में, राजगिरी में, सोनपुर में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप याद रखो, उपरोक्त सभी में से, चिनांद में भी, राजगिरी में भी और सोनपुर में भी, सब में काले व लाल मृदभांड प्राप्त हुए हैं। दैट्स ऑल। ठीक है नहीं। बिहार में हाजीपुर शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? कोई बता सकता है? हाजीपुर, तुम में से कोई बता सकता है हाजीपुर? जल्दी बताओ। बिहार में हाजीपुर शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ? तो हाजीपुर गंडक नदी के किनारे के सब बसा हुआ है, याद रखना। सोन नदी के किनारे कौन सा बसा हुआ? पटना। सरयू नदी के किनारे कौन सा बसा हुआ? अयोध्या। और यमुना नदी के किनारे कौन बसा हुआ है? दिल्ली। गंडक,
ये जो गंडक है ना, गंगा नदी में जाके मिल जाती है, जहां पर मिलती है वहीं पर, ठीक है नहीं। बिहार में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय की अधिक जानकारी मिलती है मेगास्थनीज के विवरण में, फाहियान व ह्वेनसांग के विवरण में, चंद्रपाल के विवरणों में, इनमें से कोई नहीं। कौन भैया आगरा का है? अगर 2 साल है तो ग्रेजुएशन माना जाता है उससे, 2 साल अगर है तो सही है, तो फॉर्म भर सकते हो। बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय की अधिक जानकारी कहां पे मिलती है? तो फाहियान और ह्वेनसांग के विवरणों में मिलती है, ठीक है। तो बी इज राइट आंसर। बिहार में मुख्यतः मिथिला व दरभंगा जिलों में लगनी राग किस समय गाया जाता है? लगनी राग मुंडन के समय, विवाह के समय, ठीक, अंतिम संस्कार में, उपरोक्त में से सभी। लगनी राग बताइए। ये कुमारी करण खूब साफ दिख रहा है, उसको थोड़ा सही कर लो, क्वालिटी थोड़ी बढ़ा लो। श्वेता सुमन ने तुम्हें बता ही दिया है। लगनी राग बिहार के समय। भारत में महिला कौन सा ऐसा राज्य जहां पर महिला कभी भी मुख्यमंत्री नहीं रही है? बताओ वो कौन सा स्टेट है हमारा जहां पर कोई भी महिला मुख्यमंत्री नहीं रही है अभी तक? महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, उत्तर प्रदेश में या राजस्थान? बता सकते हो? ए बताइए जल्दी। महाराष्ट्र आंसर आ रहा। महाराष्ट्र। तो हम तुम्हारे अपोजिट थोड़ी जाएंगे हमेशा, ठीक है नहीं, हम तुम्हारे अपोजिट नहीं जाएंगे। पिछले दशक के दौरान किस क्षेत्र में भारतीय अर्थव्यवस्था ने उल्लेखनीय विस्तार दिखाया है? बताओ। तो राइट आंसर क्या है? बी। राइट आंसर क्या है? बी। बी इज राइट आंसर। अब आपने जल्दी जल्दी में क्या दिया होगा? प्राथमिक, ठीक है नहीं। प्राथमिक में क्या आती है? कृषि। हम टॉपिक किस में चल रहे हैं? सेवा क्षेत्र में। सेवा क्षेत्र किस में आता है? तृतीय क्षेत्र में, ठीक है ना, याद रखो। देखिए हम सेवा क्षेत्र में बहुत आगे निकल चुके हैं, दुनियादारी से बहुत आगे हैं सेवा क्षेत्र। ये बात आपको ध्यान रखनी होगी, है ना। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए विकास की हिंदू दर शब्द किसने दिया? बताइए। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए विकास की हिंदू दर, यानी कहा कि भारत तो ज्यादा से ज्यादा 3, 3.5 की वृद्धि से ही विकास कर पाएगा। सीधी बात है, इन्होंने ये कह दिया भारत के बारे में। इससे ज्यादा तो ये विकास कर ही नहीं सकता। और इसी विकास दर को क्या कहते हैं? हिंदू ग्रोथ रेट कहा जाता है, याद रखना। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये राज कृष्णा जी कह रहे हैं।
विकास की हिंदू दर 50 से 80 के दशक के बीच 3 दशकों से अधिक समय तक भारतीय अर्थव्यवस्था की निम्न विकास दर को इंगित करने के लिए अपमानजनक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द था। इस अवधि के दौरान सकल घरेलू उत्पाद की औसत वृद्धि दर 3.5% थी, जबकि प्रति व्यक्ति आय में मात्र 1.3% की वृद्धि हुई थी। यह शब्द प्रोफेसर राजकुमार द्वारा राजकृष्ण द्वारा गढ़ा गया, जिन्होंने 70 के दशक के उत्तरार्ध में अपने एक व्याख्यान में तर्क दिया था कि अर्थव्यवस्था के लिए कुछ भी हो, भारत में प्रवृत्ति विकास दर 3.5 रहेगी। बाद में कुछ अर्थशास्त्रियों द्वारा 50 से 80 के दशक की निम्न विकास दर को कर्म और भाग की हिंदू मान्यताओं में जोड़ने के लिए इसका इस्तेमाल किया गया। याद रखना बस। ओके, ये पीवाईक्यू का एनालिसिस है, हमने खूब ज्यादा डिटेल में एनालिसिस करा दिया है, ये बात आपको याद करनी है। भारत के किस राज्य में भारत में सबसे बड़ा कोयला भंडार है, बताओ। भारत के किस राज्य में सबसे बड़ा कोयले का भंडार है? पहले बता दो, उड़ीसा में, ठीक है, मध्य प्रदेश में, झारखंड में या बिहार में। तो आप याद रखो 50% कोयला, ठीक है, यहां पे झारखंड में खूब बड़ा है इसका भंडार, याद रखना झारखंड में, ठीक है। नहीं, कोयले का भंडार है, याद रखना सबसे बड़ा कोयले का भंडार झारखंड में। कोयला खरीद रहा है, झारखंड जाओ, सीधी बात है ना। चलो, निम्न में से कौन सी भारत की सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी है? हल्दिया, कोयली, डिगबोई या मथुरा? निम्न में से कौन सी भारत की सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी है? तो आपको पता होना चाहिए, डिगबोई। असम में क्या? डिगबोई। डिगबोई तेल शोधन कारखाने की स्थापना 11 दिसंबर 1909 को डिगबोई में असम ऑयल कंपनी लिमिटेड द्वारा की गई थी। यह एशिया का सबसे पुराना और सबसे बड़ा परिचालन तेल शोधन कारखाना है। उत्तरी गोलार्ध में होने वाली सबसे कम दिन की लंबाई क्या होती है, बताओ। उत्तरी गोलार्ध में, डिगबोई में मायका है तुम्हारा, शाबाश, तुम असम की हो, गुड। बताइए, उत्तरी गोलार्ध में होने वाली सबसे कम दिन की लंबाई क्या है? 22 दिसंबर, 22 नवंबर, 23 सितंबर और 21 मार्च। क्या होगा राइट आंसर? बताओ 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 बताओ। 22 दिसंबर को उत्तर प्रदेश में उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होगा। इस समय पर कम समय के लिए हमें प्रकाश मिलेगा, ठीक है, तो इसलिए यहां पर शीत ऋतु आ जाती है। उत्तरी गोलार्ध में क्या आ जाती है? शीत ऋतु। वही दक्षिणी गोलार्ध में मौसम सुहावना हो जाता है, यहां पर गर्मी का मौसम आ जाता है। ऑस्ट्रेलिया के लोग इस समय पर यानी 25 दिसंबर को क्रिसमस का त्योहार गर्मियों में मनाते हैं, यहां पर गर्मी आ जाती है। दैट्स ऑल, दैट्स ऑल और नॉट। एक बार बोल दो, दम लगा के बोल दो, यस और नॉट, ऐसे बोल दिया करो साथ साथ, है ना। उत्तरी गोलार्ध में होने वाली सबसे कम दिन की लंबाई और सबसे लंबी कब होगी? 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है उत्तरी गोलार्ध। कौन से पर्वत एशिया को यूरोप से अलग करता है? कौन सा पर्वत की औकात आ गई जो एशिया को यूरोप से अलग कर दे? रॉकी, हिमालय, यूराल या एंडीज? क्या होगा राइट आंसर? है कोई? कोई नहीं है टक्कर में, जल्दी बताओ, यहां पर कितने लोग हैं तुम में से? कौन सा पर्वत एशिया को यूरोप से अलग करता है? भैया यूराल है, ये दरार डाल देता है।
कुछ तुम में से भी यूराल पर्वत होंगे जो दो लोगों के बीच में दरार डाल देते हैं। समझ में आएगा नहीं? तो दरार वाले लोगों को आप यूराल पर्वत से याद रख सकते हैं, तुम्हें जीवन में याद हो जाएंगे। तुम्हारे जिंदगी में कितने यूराल पर्वत हैं, गिन के बताओ कमेंट बॉक्स में। तुम्हारे जिंदगी में कितने ये यूराल पर्वत हैं जो दरार डालने का काम करते हैं, है ना? बता दो। हंस रहे हो? हंसा ही नहीं है, जवाब बताओ कि सर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है ना? चल आगे चलें। वैसे दरार डालने वाले के फोटो भी होते हैं। ये रहा यूरल माउंटेन, इधर एशिया, इधर यूरोप और पूरा देश बीच में। कैसी रही बताओ? सर कोई नहीं है। शाबाश। क्यों? किसी देश में जीवन स्तर का प्रतिनिधित्व उसके द्वारा किया जा सकता है, यानी वहां का जीवन स्तर कैसा है। जीवन स्तर को मापने का सबसे बेहतर तरीका है कौन सा? क्या आपने कभी सोचा? बेरोजगारी, प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय और गरीबी अनुपात। तो आपको याद रखना पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम याद रख। एक भी नहीं है सर। क्यों? गिनती नहीं है सर। आधे कहना सर हमारी जिंदगी कोई ऐसा है ही नहीं। ठीक है ना? बता दीजिए। शशि सचान, नागेंद्र सिंह, ललिता कुमारी, गोविंद मंडल जी, श्वेता सुमन कुमारी, किरण सिंह, आराधना कुमारी जी, है ना? बताओ। प्रति व्यक्ति आय है। निम्नलिखित में से क्या मानव जनित वायोम का उदाहरण है? मानव जनित यानी जिसका निर्माण मानव ने किया हो, है ना? वायोम, वायोम जानते हो? बहुत सारे पारिस्थितिकी तंत्र जिसके अंदर समेटे हों वायोम कहलाते हैं। और बहुत सारे वायोम से मिलकर बनता है वायोस्फीयर। जहां पर समस्त जीवित जीवों की बात होती है उसको वायोस्फीयर कहते हैं। भाई साहब बात समझ में आई कि नहीं? तो मानव जनित कौन सा है? तो मानव जनित क्या है? फसल भूमि, ये मानव जनित नहीं है। फसल कौन बनाता है? क्या प्रकृति फसल उगाती है? नहीं। ठीक है नहीं? चलो। निम्नलिखित में से कौन सा जैव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत नहीं है? बताइए। निम्न में से कौन जैव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत नहीं है? तो आप याद रखो, ऊर्जा स्रोत नहीं है। ठीक है? जैव द्रव्यमान यानी जो जीव जंतुओं से मिलकर बना है, इससे ऊर्जा नहीं मिलती है। अब जैव किसी ने पढ़ा ही नहीं, जल्दी जल्दी में। ठीक है नहीं? कोई और आंसर दे दिया। यहां पे डी है परमाणु रिएक्टर, इसमें यूरेनियम का इस्तेमाल होता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो आगे चल जाएं, जल्दी बता। परमाणु रिएक्टर की खोज किसने करी थी? एनरिक फर्मी ने। नोट कर लीजिए, एनरिक फर्मी, एनरिक फर्मी, एनरिक फर्मी, एनरिक फर्मी। न्यूक्लियर प्लांट, एनरिक फर्मी। समझे कि और समझाएं? चलो आगे। निम्नलिखित में से किसे आमतौर पर ओजोन छेद के रूप में माना जाता है? बताइए जी। समताप मंडल, क्षोभ मंडल, स्थल मंडल या जैव मंडल? क्या होगा राइट आंसर? गिरी राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? असम में, पश्चिम बंगाल में, राजस्थान में, गुजरात में? बताओ। गिरी, 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 गिरी। कभी गिरे हो? अरे कभी गिरे हो? उसका गिरना तो मुझे अभी तक याद है, लेकिन गिरते गिरते समय खुद को संभालना एक बेहतरीन कला है। ठीक है? तो किसी को जब गिरते हुए देखो तो उसमें ये मत देखो कि दांत फाड़ने लग जाओ, ये भी देखो कि क्या उसमें संभालने की कला थी। ठीक है? कैसे पता वो संभाल गई,
होता है ना, कोई गिर जाएगा और तुम तुरंत उसमें हंसने लग जाते हो, ठाके मार मार हंसने लग जाते हो। ठीक है, तो चलिए, तो गिरी यानी नेशनल जो हमारा वो है, यानी नेशनल एनिमल तो नहीं हमारा, जो एशियन जो शेर होते हैं, लॉयन होते हैं, ठीक, एशियन जो लॉयन होते हैं, उनके लिए गिरी राष्ट्रीय उद्यान है। ये गिरी पर्वत पर ही है। और गिरी पर्वत कहाँ पर है? ये राजस्थान में है, जो आपको ध्यान रखना है। नहीं, गिरी क्या बता रहा हूं मैं, गुजरात में है। कहाँ पर है? राजस्थान मुंह से निकल गया, याद रखना, ये रहा, यहाँ पे गिरी, ये गुजरात में, ठीक है, डी गुजरात, ठीक है, गिरी। और यहां पर जो क्या है, ये जो मिलेगा आपको, मिलेगा रण ऑफ कच्छ। रण ऑफ कच्छ किसके लिए मशहूर है? जंगली गधों के लिए। जंगली गधों के लिए कच्छ अभ्यारण्य, जंगली गधों का अभ्यारण्य कच्छ में मिलता है, ध्यान रखना। DSSB की क्लास भी हो जाएगी, यहीं पे करवाऊंगा, टेंशन मत लो, है ना। अरे बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कहां बना? तो वो था हेली नेशनल पार्क। ये रहा भैया, हेली नेशनल पार्क। इसे 1936 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। यह उत्तराखंड में स्थित है और बाद में इसका नाम बदलकर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया। भाई साहब, समझ में आया कि नहीं? बहुत जल्दी यहीं पे करवाऊंगा, इसी 3 बजे करवा दूंगा। हेमिस नेशनल पार्क भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। यह जम्मू कश्मीर में स्थित है और यह भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित नेशनल पार्क है। दैट्स ऑल, दैट्स ऑल। याद रखना, सबसे ऊंचा पूछ आ जाए, सबसे छोटा पूछ ले तो बता देना कि साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क है, जो अंडमान निकोबार में है। ठीक है, नहीं मगज आया, नहीं मगज आया, नहीं समझ आया, क्या कह रही हो? साक्षी, शशि, शशि है तुम्हारा। हैप्पी न्यू ईयर आपको भी मेरी तरफ से, नगेंद्र जी, है ना। अब देख लेते हैं, मध्य प्रदेश और अंडमान में राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं? तो दोनों में ही 9 है। मरीन नेशनल पार्क कच्छ की खाड़ी में है, भारत का पहला मरीन नेशनल पार्क है। कैबलो लामजाओ नेशनल पार्क, जो मणिपुर में स्थित है, भारत का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। ये कुछ चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी। नेशनल पार्क से कुछ तो आपको याद करना पड़ेगा। बिहार एसएससी की अलग क्लास चलती है, बिहार एसएससी की यहाँ नहीं चलती है, हरिकृष्ण शर्मा जी, ठीक है नहीं। लेकिन अगर जीएस पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो, यहाँ पे मजा आ जाएगा तुम्हें। निम्न में से किस में अधिकतम जैव विविधता पाई जाती है? बायोडाइवर्सिटी। एक ही स्थान पर बहुत सारे जीव जंतु हो, बहुत सारे जीव जंतु, उसे बायोडाइवर्सिटी कहते हैं, है ना। बताओ, ध्रुवीय क्षेत्र में, रेगिस्तान में, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, नदी। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र इज राइट आंसर, सही। निम्न में से कौन सा अम्लीय वर्षा का प्रमुख स्रोत है? अम्लीय वर्षा, कहो सर अम्लीय वर्षा, हाँ अम्लीय वर्षा, ठीक है नहीं, जिसका पीएच मान 5.5 से कम हो जाए या 5.4 से कम है, 5.4 से कम है, और ऐसी वर्षा अम्ल वर्षा कहलाती है। और ये अम्ल वर्षा नुकसान नहीं, बहुत नुकसान करती है। पूरा के पूरा ताजमहल को इसने पीला पीला बना दिया है, ये वही अम्ल वर्षा है, याद रखना। ये अम्ल वर्षा होती कैसे है? वायुमंडल में नाइट्रोजन है, फिर ऑक्सीजन है, तो ये क्या बन जाती है? NO2 बन जाती है। ये पानी के साथ क्रिया करती है और बन जाती है HNO3, नाइट्रिक एसिड। वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड है, पानी से क्रिया करती है, बन जाती है H2SO3, यानी सल्फ्यूरस, ठीक है, एसिड, और H2SO4 बन जाएगी ये यहां पर, ठीक है, पानी के साथ और क्रिया करेगा तो इसे बन जाएगा H2SO4, H2SO4, ठीक है नहीं। यह भी सल्फ्यूरिक एसिड अम्ल है, नाइट्रिक एसिड अम्ल है,
और बादलों के साथ ये आ जाता धरती पे। अब सोचिए किसी पर गिर जाए क्या, सोचिए किसी पर एसिड गिर जाए तो क्या होता है। अब ये मत कहना वही होता है जो मंजूर खुदा होता है, एसिड गिर जाए तो वही होता है जो मंजूर तेजाब होता है। बात समझ में आएगी नहीं, याद रखना इस वाली चीज को। तो एसिड से दूर रहें, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये संगमरमर के ऊपर पड़ेगा तो संगमरमर को धीरे 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 खाना प्रारंभ कर देगा। संगमरमर पीली पड़ जाएगी, खराब हो जाएगी, ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हमारे यहाँ नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड में से भरपूर एसिड रेन होती है। भारत में भी जो पहली वर्षा होती है वो एसिड रेन ही होती है, इसलिए कभी भी पहली वर्षा में न नहाएं, और हमारे बड़े बूढ़े यही कहते थे, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है वो इसके लिए जिम्मेदार है, SO2 इसके लिए जिम्मेदार है, दोनों जिम्मेदार हैं, वो आपको ध्यान रखना चाहिए। त्वचा संबंधित रोग तो होंगे ही होंगे, कहने की बात ही नहीं है, जल स्रोत भी खराब हो जाएंगे। जो पानी पीने लायक था उसमें एसिडिक पानी भरा हुआ, और एसिडिक पानी तुम्हें बीमार और बहुत बीमार करने के लिए काफी है ना। मनुष्यों के श्रव्य सीमा कितनी है, श्रवण सीमा कितनी है, यानी हम जिस प्रकार से आंखों की हमारी सीमा है उसी प्रकार से हमारे कानों की भी सीमा है। हम हर कुछ नहीं सुन सकते, हम सब कुछ नहीं सुन सकते, हम सुन सकते हैं केवल 20,000 हर्ट्ज से 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच में बोला जाएगा, उसी को हम सुन सकते हैं। इसलिए इससे कम कोई भी आवाज निकलता है। हमारे बगल में भी है, पड़ोस में भी है, भूत प्रेत कुछ भी हो, भूत प्रेत निकट नहीं आवे, महावीर जब कथा सुनावे, सुना कि नहीं। और जो 20,000 से भी ज्यादा ध्वनि निकालता है, 20,000 यानी 20 हर्ट्ज से उसकी ध्वनि कम हो, ठीक है, 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा हो, ये दोनों ही चीजें ऐसी हैं कि इसके बीच वाली चीज तो हम सुन पाते हैं, न इधर की सुन पाते न उधर की सुन पाते। उधर वाले जो है उसको कहते हैं अपश्रव्य, उसको कहते हैं इंफ्रा साउंड, इसको कहते हैं अल्ट्रा साउंड, ठीक है, 20,000 से ऊपर, ठीक है नहीं। तो ये है बस। भोपाल गैस आपदा किस वर्ष में हुई थी? फिल्म आई है रेलवे मैन, फिल्म आई है रेलवे मैन। रेलवे मैन का नाम सुना है? रेलवे मैन, हाँ जी, आता है मुझे सब कुछ। दिव्या सिंह, कैसी हो तुम, ये बताओ पहले तो, है ना। चलो इतनी बात समझ में। भोपाल गैस है कौन सी? मिथाइल आइसोसाइनाइड, पहले तो याद रहे MIC। कितने लोग मर गए? 26,000 के आसपास लोग मारे गए थे भोपाल। यूनियन कार्बाइड का कारखाना था। इस गांधी के देश में, अहिंसा को परमो धर्म मानने के देश में, जो हिंसा कर रहा है या गांधी जी के हत्यारे थे उनको फांसी की सजा मिली थी। गांधी जी खुद अहिंसा के समर्थक थे, लेकिन उनको मारने वालों को हिंसा मिली थी। याद रखना इस बात को। यहां पर अगर सबसे ज्यादा सस्ती है तो वो है किसी की जान, और खासकर गरीबों की जान। यूनियन कार्बाइड जो घटना को हुए आज बहुत वर्ष हो चुके हैं। 1984 की वो दर्द भरी रात थी जब मिसाइल आइसोसाइनाइड इस कारखाने से छूट गई। इनका व्यक्ति था एंडरसन। इतने लोगों को मरने के बाद उसे तो फांसी दी जानी चाहिए थी, लेकिन उसे मिला वीजा, उसे मिला एक प्राइवेट जेट, और उसको यहां से भगाकर इटली भगा दिया गया। ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई। खैर चलिए, पृथ्वी में सबसे प्रचुर मात्रा में धातु कौन सी थी? मैग्नीशियम, आयरन, एल्युमिनियम या कैल्शियम? भारत में पृथ्वी में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सी धातु थी? मैं तो मस्त रहता हूं, तो पता ही है। हमारे तो जीवन का ही लक्ष्य है केवल सुख प्राप्ति, आनंद प्राप्ति, समझ गए नहीं। और प्रत्येक व्यक्ति का ये लक्ष्य होना चाहिए। जो सुख प्राप्ति की बात सोचता है वो दुखी नहीं रह सकता। इसलिए जो भी तुम्हारे साथ, तुम्हें जिनके साथ दुख महसूस होता है, जिन कार्यों को करने में तुम्हें दुख या तनाव लगता है, ऐसे कार्यों को छोड़ दें, क्योंकि तुम करोगे तो वैसे भी नहीं, ठीक है। इसलिए अपने नाते को, अपने रिश्ते को कुछ अलग रूप दीजिए। जरूरी है अपनी थिंकिंग को थोड़ा बदलिए, खुश रहिए,
और खुश रहना जीवन का सबसे बेहतरीन क्षण है, जिसके लिए ही हम बुढ़ापे के लिए पैसा इकट्ठा करते हैं, वैसे सारी चीज इकट्ठा करते हैं। पृथ्वी में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सी धातु पाई जाती है? तो दैट्स आयरन। आयरन, Fe, आयरन। ओके, आगे चलें। आयरन कंप्यूटर के पिता किसे कहा जाता है? हमारे यहां पे पिता बहुत है, हर चीज के पिता मिलेंगे तो। रंजू नारायण, ये जीएस की क्लास है जो टीजीटी के लिए, DSSB के लिए और बाकी दुनियादारी के सभी एग्जाम के लिए बेहतरीन क्लास है। क्लास लो। कंप्यूटर के पिता को क्या कहा जाता है? तो चार्ल्स बाबेज ने पहला कंप्यूटर बनाया था। ओके, भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं? एक काम करते हैं, हो गया है समय आप सब लोगों से विदा लेने का। समय हो चुका है 3:56। मिलेंगे आपसे कल इसी समय 3 बजे। इसलिए सभी लोग अपनी अपनी रजाइयों को छोड़कर, रजाई नहीं छोड़ सकते तो रजाई के अंदर ही मुंह को बंद करके अपने मोबाइल को हाथों में लेकर क्लास को जरूर लिया करें। जिन्हें क्लास बाद में लेने का शौक है वो भी क्लास सही समय पर लिया करें। ओके, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो फिर मैं हूं ना, ठीक है, किसी भी समय मेरे साथ, ठीक है, कॉल घुमा सकते हैं, बात कर सकते हैं और अपनी पीड़ा को दूर कर सकते हैं। चलिए तो चलते हैं। मैं हूं राज राणा और आप सब हैं मेरे सुपर स्टूडेंट।